हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो कि एनुअल एग्जामिनेशन हुई है उसका साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें जो है फुल मार्क्स 18 का है और इसका क्वेश्चन का पैटर्न 2 सेक्शन में बता रहता है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सेक्शन बी में जो है वो सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप है ना। देखिए आप देख सकते हैं ये तो उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिलाकर लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप बनाना होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करेंगे। तो आप लोग देखिए टोटल 1 से 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन ही बनाना होता है और प्रत्येक प्रश्न का मार्क्स जो है वो 1 अंक का है। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिए इस वीडियो को। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। ठीक है, सदिश राशि नहीं है यानी कि कौन सा अदिश राशि है। तो दिया गया हुआ देखिए कितनी बार भी पूछा गया है टर्मिनल में। तो यह जो है चाल एक प्रकार का अदिश राशि है जो कि सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन, त्वरण और भार सदिश राशि है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में बी आंसर सही हो जाएगा। चाल 2 है, विस्थापन की दर है यानी कि विस्थापन की दर क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बट्टे समय, है ना। तो इसीलिए विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। 3, त्वरण का SI मात्रक क्या है। त्वरण का SI मात्रक जो है 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 4, यदि एक ही ताप पर 2 गेंदें टकराती है तो क्या संरक्षित रहता है। कहने का मतलब है कि एक ही ताप पर 2 बॉल जब आपस में टकराती है तो उसके संरक्षित क्या रहता है, संवेग, वेग या फिर ताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए, कि जब 2 बॉल टकराती है तो उसमें संरक्षित जो रहती है वह संवेग है ना। 4 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, न्यूटन निम्न में से किसका मात्रक है। यानी कि न्यूटन जो है वो किसका SI मात्रक है। तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। 5 का राइट आंसर ए। 6, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। यानी कि एक निश्चित फिक्स पॉइंट से जब कोई वस्तु आगे पीछे या ऊपर नीचे करती है तो इसको क्या कहेंगे, दोलन गति। जैसे कि घड़ी का पेंडुलम है ना, वो एक निश्चित पॉइंट पर ही क्या करता है, आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे घूमती है। तो इस प्रकार की दोलन को क्या कहेंगे, गति को दोलन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल क्या होगी। देखिए इससे आगे भी मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताई हूँ या फिर ऑब्जेक्टिव में कि जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो 18/5 से गुना करना होता है। जैसे कि यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड है तो 20 × 18/5 करेंगे। ठीक है ना, जब इसको हम कटाते हैं तो 5 चौक 20 और 18 चौक 72, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि किलोमीटर है और उसको मीटर में चेंज करना है तो 5/18 से उसको गुना करते हैं, जो भी उसका मान दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कि 2 स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है तो ट्रेन का त्वरण क्या होगा। देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, v - u/t। v यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड और प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको माइनस किए 10 - 5 बट्टे समय जो दिया हुआ है 5 सेकंड। ठीक है, तो 10 - 5/5 यानी कि 5/5 बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 24 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल और -4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय के बाद रुक जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि दिया हुआ पहले क्या है कि प्रारंभिक चाल, है ना, यानी कि u बराबर 24 सेंटीमीटर और अंतिम वेग, है ना,
यानी कि वेग दिया हुआ है a बराबर -4। तो क्या कह रहा है, वस्तु कितने समय में रुक जाएगी, है ना, रुकने की बात कर रही है, यानी कि v बराबर अंतिम वेग बराबर हो जाएगा 0। तो इसको गति का फर्स्ट समीकरण से यानी कि v बराबर u प्लस at के मान में इसको पुट करके हल करेंगे तो ये मेरा निकल जाएगा समय, है ना। देखिए मैंने यहाँ पुट करके भी बताई, v बराबर क्या है 0 तो 0 बराबर u प्रारंभिक वेग 24 प्लस a त्वरण -4 इंटू समय, है ना। इसको हल करते हैं तो t बराबर 6 सेकेंड मान आता है। तो इस प्रकार 9 का राइट आंसर b हो जाएगा कि 6 सेकेंड के बाद रुक जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का कि यदि f परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में a त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 10 का b हो जाएगा कि त्वरण यानी कि a समाई 1/m, है ना। इसका राइट आंसर b हो जाएगा 10 का। 11 दाब का एसआई मात्रक क्या होगा। तो दाब का एसआई मात्रक वैसे पास्कल होता है, लेकिन इसका यहाँ पर एसआई यूनिट में दिया हुआ है तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 11 का बी नंबर। 12 पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। 13 चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा कि 1/6 गुना होता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के तुलना में। 14 घनत्व का एसआई मात्रक निम्न में से कौन है। तो घनत्व का एसआई मात्रक हो जाएगा kg प्रति मीटर क्यूब। 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर जो है वो पानी का घनत्व होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है। 16 यदि 5 सेकंड में कोई मशीन 640 जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति क्या होगी, यानी कि P बराबर। तो P बराबर होता है W/T यानी कि वर्क बाय समय। क्योंकि यहाँ पर वर्क दिया हुआ है 640 बटे समय कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है। तो 640 बटे 5 करते हैं तो इसको जब कटाते हल करते हैं तो 128 वाट, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए कि 128 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 संपीड़ित कमानी में धारित ऊर्जा है। संपीड़ित कमानी का मतलब होता है कंप्रेस्ड स्प्रिंग, है ना, यानी कि दबी हुई स्प्रिंग में जो है उसमें ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। तो चूंकि वो दबी हुई स्प्रिंग है, जब उस पर प्रेशर लगाते हैं कंप्रेस स्प्रिंग तो इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, है ना, उसमें ऊर्जा स्थित हो जाती है। तो 70 का राइट आंसर ए। 18 1 वाट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, यानी कि 1 वाट किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 18 का राइट आंसर डी। 19 m द्रव्यमान की एक वस्तु जो v वेग से गतिशील है कि गतिज ऊर्जा क्या होगी, है ना, यानी कि इसका फार्मूला पूछ रहा है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है v वेग से गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा ½ mv²। 20 यदि m तथा 2m द्रव्यमानों के दो पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं तो इसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात होगा 20 का ए यानी कि ½ 21 जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। कह रहा है कि जब उसकी पृथ्वी की तल से किसी वस्तु की ऊंचाई को दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 22 ध्वनि किस माध्यम से यात्रा करती है, यानी कि किस माध्यम में यात्रा करती, किस माध्यम में वो गमन करती है ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूँकि ध्वनि जो है ठोस, तरल, गैस तीनों में गमन करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी कि डी। 23 निम्नलिखित में कौन तरंगधर का मात्रक है। चूँकि देखिए तरंगधर जो है वो रियल में एक लंबाई है तो तरंगधर लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर भी हो जाएगा, नैनोमीटर,
एंगस्ट्रॉम, यानी कि तरंगधर का SI मात्रक नैनोमीटर, मीटर या फिर एंगस्ट्रॉम, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्तम विस्थापन को कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को तरंग का आयाम। 24 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, दो क्रमिक रिंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगधर। 25 का सी। 26, 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंग को क्या कहते हैं, है ना। इसको कहते हैं 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति को कहेंगे प्राश्रव तरंगे। 26 का राइट आंसर बी। 27, प्रतिध्वनि ध्वनि की कौन सी घटना है, यानी कि प्रतिध्वनि की कौन सी घटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन की घटना, जो कि फिर से उसको टकरा कर वापस जो सुनाई देती है ध्वनि, उसी को क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि, और ये परावर्तन के कारण होती है। 28, सामान्य वायुमंडलीय दाब यानी कि पारे का क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 76 सेंटीमीटर। 29, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। 29 का राइट आंसर ए। उष्मा का एसआई मात्रक है, तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है। केल्विन हो जाएगा तापमान का। 31, 300 केल्विन निम्न में से किसके बराबर है, यानी कि सेल्सियस में मान दिया हुआ है, केल्विन में जो सेल्सियस कितना सेल्सियस होगा, 300 केल्विन बराबर कितना सेल्सियस। तो इसके लिए एक फार्मूला है कि जब भी कोई मान सेल्सियस में निकालना है तो केल्विन से -273 कर देना है, यानी कि जो केल्विन का मान दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 300 केल्विन दिया हुआ है, तो 300 - 273 करते हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में किससे अधिक जलन अनुभव होगा, क्या भाप से या फिर उबले हुए पानी में। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो जल उबलने लगता है, ठीक है, और भाप कब बनती है, जब 100 डिग्री जल उबलने के बाद भाप बनती है, तो उसमें जो गुप्त उष्मा पाई जाती है ना, तो इन गुप्त उष्मा के कारण ही जो है भाप में सबसे अधिक जलन अनुभव होती है, क्योंकि भाप में वेपर में गुप्त उष्मा पाई जाती है। तो 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 32 का 33 है, वाष्पन की प्रक्रिया से होती है, यानी कि वाष्पन की प्रक्रिया से क्या होती है। तो चूंकि वाष्पन की प्रक्रिया से जो ठंडक होती है ना, तो इसमें गर्मी में कमी, क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया से क्या होगा, ठंडक महसूस होती है, जैसे कि घड़े का जल, कूलर, ये सभी क्या होता है, वाष्पीकरण के कारण ठंडी महसूस होती है, तो इसमें गर्मी में कमी हो जाएगी। 33 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, संघनन ना, ऊर्ध्वपातन क्या कहलाएगा, जब ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होगा तो उसको ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। 35, निम्नलिखित में कौन धातु है, ठीक है। तो धातु जो है इनमें से दिया हुआ सोना जो एक प्रकार की धातु है, जबकि आयोडीन और आर्गन एक प्रकार का अधातु है, और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपरूप है। तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 36, निम्नलिखित में कौन तत्व है ना, कह रहा है कि कौन सा तत्व दिया गया हुआ ऑप्शन के अनुसार। तो इसका राइट आंसर आर्सेनिक जो है वो एक प्रकार का एलिमेंट है, जबकि सिलिका एक प्रकार का यौगिक है, और स्टेनलेस स्टील और पीतल ये क्या है, दोनों एक प्रकार के मिश्र धातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है। अधिकृत स्थान मतलब जिसका जितना जो स्थान घेरता है वही उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाता है ना। किसी पदार्थ जितना स्थान घेरेगा उसको क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। तो इस प्रकार 37 का राइट आंसर डी। 38, किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है, यानी कि गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है, निक्षेपण, और वहीं पर ठोस को गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन,
ठीक है ना। ये दोनों में अंतर याद रखिएगा, गैस का सीधे ठोस में निक्षेपण, ठोस का सीधे गैस में सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में किसमें द्रव का वाष्प तेजी से होता है? परखनली में, बोतल में, कोनीय फ्लास्क में या फिर थाली में? देखिए, वाष्पन तेजी से होने का इसका एक शर्त है कि उसका सतही क्षेत्रफल जो है वो अधिक होना चाहिए। जिसमें सतही क्षेत्रफल अधिक होता है उसमें वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। तो इसमें सतही क्षेत्रफल किस में अधिक है? तो ऑप्शन सी जो है थाली यानी कि प्लेट में सतही क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इसमें वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो तेजी से होगा। तो 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 40, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपादिक पदार्थ नहीं है ना, यानी कि कौन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिटकरी जो है एक प्रकार के सब्लिमेशन ऊर्ध्वपादिक पदार्थ नहीं है, जबकि आयोडीन, नैफ्थलीन और कपीर। देखिए 3 उदाहरण याद रखिएगा, आयोडीन, नैफ्थलीन और कपीर ये क्या है? ऊर्ध्वपादिक पदार्थ है, जबकि फिटकरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, पायस क्या है ना? इमल्सन। इमल्सन जो है एक प्रकार का कोलाइड है और इसमें क्या होता है? 2 अमिश्रणशील द्रवों का, ठीक है। तो इमल्सन यानी कि पायस जो है एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें कि 2 अमिश्रणशील द्रवों का मिश्रण होता है। तो इसलिए 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? केमिकल चेंज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे में जंग लगना, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जबकि जल का बर्फ में बनना, कांच का टूटना, मोम का पिघलना, ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में उससे नया पदार्थ बन जाता है। इसीलिए लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। 43, निम्नलिखित में कौन समांग प्रकृति का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी, जल जो है एक प्रकार का समांग प्रकृति का है। कहने का इसका मतलब होगा होमोजेनियस मिक्सचर, समांगी प्रकृति का, ठीक है ना, जल। 44, किसी निलंबन में निलंबित कणों का आकार क्या होता है? इसका सस्पेंशन का कण का जो है उसका साइज क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 पे पावर -5 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, सोडियम सल्फाइड का सही सूत्र है। सोडियम सल्फाइड का सही सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। 46, Fe2SO4 में Fe की संयोजकता क्या है? तो इसकी जब संयोजकता निकालते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी यानी कि +3। 47, 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगी? तो मोलों की संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25 मोल। 48, निम्नलिखित किस अणु की परमाणुकता 3 है? परमाणुकता पूछ रहा है 3, तो कार्बन डाइऑक्साइड की परमाणुकता 3 है। 49, CO का मोलर द्रव्यमान है। CO का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। मोलर द्रव्यमान क्या करते हैं? प्रत्येक तत्व का परमाणु जो भार होता है उसको ऐड करके लिखते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 28 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? त्रिबंधक तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है वो एक प्रकार का ट्रिपल बॉन्डिंग एलिमेंट है। 51, तो निम्नलिखित में कौन तात्विक एलिमेंट है? इस मॉलिक्यूल एलिमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। O2 जो है वो एक प्रकार का एलिमेंटल मॉलिक्यूल एलिमेंट है, ठीक है। 52, संकेत यानी कि दिया हुआ है O ऑक्सीजन, इसकी परमाणु संख्या 8 है और इसका परमाणु भार 16 है। इस प्रकार के लिखते हैं ना, जो नीचे लिखते हैं उसको परमाणु संख्या और जो ऊपर लिखते हैं उसको परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें पूछ रहा है कि 16 क्या है ना, 16 क्या है? तो चूंकि क्या है? परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 53, निम्नलिखित में कौन समस्थानिकों का युग्म नहीं है? समस्थानिकों का युग्म नहीं मतलब जिसकी परमाणु संख्या समान है और परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। तो समस्थानिकों का युग्म सही नहीं है। जैसे कार्बन परमाणु संख्या समान है लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग है। फिर
हाइड्रोजन का परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। क्लोरीन का देखेंगे परमाणु संख्या समान है और उसकी द्रव्यमान संख्या अलग है। लेकिन नाइट्रोजन का देखिए द्रव्यमान संख्या सेम है लेकिन उसकी परमाणु संख्या 6 और 7 अलग अलग है, यानी कि यही जो है वो समस्थानिका युग नहीं है, बाकी सभी जो है वो समस्थानिकों का युग है, यानी कि जिसमें परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। 53 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 54 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। सोडियम यानी कि सोडियम, इसकी परमाणु संख्या 11 होती है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर 54 का राइट आंसर ए। 55 निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। वायु प्रदूषक नहीं पूछ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्रकार के वायु प्रदूषक नहीं है, बाकी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, SO2 सभी वायु प्रदूषक के मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 निम्नलिखित में कौन जंतु कोशिका का सबसे बाहरी घेरा नहीं है ना, यानी कि किसमें कौन सी जंतु कोशिका है जिसमें कि आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बाहरी घेरा है ना, सबसे बाहरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, यानी कि 56 का राइट आंसर सेल मेम्ब्रेन जो बोलते हैं, जो सबसे बाहरी झिल्ली है। जैसे ये कोशिका है तो इसकी सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन, है ना, कोशिका झिल्ली। तो इसका राइट आंसर 56 का सी हो जाएगा। 57 कोशिका झिल्ली बनी होती है, जो सबसे बाहरी लेयर है कोशिका झिल्ली, ये किससे बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 प्याज की झिल्ली में दिखने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की होती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं जो है वो इस प्रकार की दिखती है। तो ये देखिए किस आकार के, स्तंभाकार, गोलाकार या फिर आयताकार या फिर ग्रंथिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए आयताकार जैसा दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आयताकार। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं आयताकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 निम्नलिखित में कौन साधारण अस्थायी ऊतक है। साधारण अस्थायी ऊतक कहने का मतलब है सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, ये सभी तीनों प्रकार का जो है सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार है। तो 59 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 60 मृदूतक का प्रमुख कार्य है, यानी कि पैरेन्काइमा का क्या कार्य है। तो इसका कार्य हो जाएगा पौधों को सहारा देना, भोजन का स्टोर करना, ऊतकों के बीच स्थित रिक्त स्थानों को भरना, ये सभी किसका कार्य है, पैरेन्काइमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का डी, इनमें से सभी। 61 स्टार्च एक प्रकार है। स्टार्च एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। 62 स्पायरोगायरा निम्नलिखित में से किस एल्गी का उदाहरण है, यानी कि भूरा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या फिर ग्रीन एल्गी। तो स्पायरोगायरा जो है एक प्रकार का ग्रीन एल्गी का उदाहरण है। 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 एगेरिकस क्या है। एगेरिकस जो है वो एक प्रकार का फंजाई है, यानी कवक है। तो यह क्या है, एक प्रकार का मृतजीवी फंजाई है, क्योंकि ये मृत सड़े गड़े पदार्थ से ये अपना भोजन पोषण लेते हैं, इसीलिए एगेरिकस एक प्रकार का सेप्रोफाइटिक फंजाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 लाइसोसोम की खोज सबसे पहले किसने की थी। लाइसोसोम को जो है वो सुसाइड बैग कहते हैं, यानी कि आत्मघाती की थैली, और यह इसकी खोज जो सबसे पहले क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने 1950 ईस्वी में किया था। ठीक है, 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 65 क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं। क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे भीतरी लेयर को, जो कि फिंगर लाइक यानी कि स्ट्रक्चर होती है ना, ये क्या है, क्रिस्टी। तो 65 का सी सही हो जाएगा। 66 श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद कहाँ रहते हैं, मैट्रिक्स में, लवक में या राइबोसोम में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैट्रिक्स में, 66 का ए। 67 रंगहीन एवं सफेद प्लास्टिक को क्या कहते हैं। देखिए प्लास्टिक जो है वो 3 प्रकार के होता है, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये रंग ग्रीन भाग जैसे कि पत्ती। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिक। जबकि क्रोमोप्लास्ट जितने भी रंगीन है, पंखुड़ियाँ जैसे देखते हैं रेड, येलो, वाइट,
है ना, पिंक, तो यह क्रोमोप्लास्ट के कारण होती है। तो चूंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं रंगहीन एवं सफेद प्लास्टिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, एरेनकाइमा कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, एरेनकाइमा कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलीय पौधे में, एक्वेटिक प्लांट में जो है वो एरेनकाइमा पाए जाते हैं। 69, जाइलम ऊतक में क्या पाए जाते हैं? ठीक है, जाइलम ऊतक में क्या पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहिकाएं भी पाए जाते हैं और वाहिनिकाएं, जबकि चालनी नलिका ये फ्लोएम का पार्ट है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं सी जो है वो जाइलम ऊतक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं? तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले हैं इनमें से सभी, चूंकि केंद्रक, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका ये सभी जो है बैक्टीरिया में, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक भी नहीं होती है और केंद्रिका भी नहीं होती। केंद्रक होती है मतलब सत्य, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती है ना। तो इसीलिए जो है बैक्टीरिया के इनमें से कोई नहीं पाए जाते हैं। 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 71, निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? पादप जगत यानी कि प्लांट कैटेगरी, जैसे एल्गी, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म। तो सबसे बड़ा समूह जो है वो एंजियोस्पर्म में है, जिसमें कि विकसित फल, फ्रूट है ना, ये सभी जो आम, केला, ये सभी विकसित प्लांट तो किसमें आया? एंजियोस्पर्म में। 71 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 72, धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? मोनोकोटिलिडन या फिर डाइकोटिलिडन या जिम्नोस्पर्म। तो यह जो है धान एवं गेहूं एक प्रकार के एक बीजपत्री है, यानी कि मोनोकोटिलिडन। 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 73, भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग निम्न में से कौन है ना? कि आयरन की कमी से, आयरन तत्व मिनरल की कमी से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। 73 का राइट आंसर डी। 74, निम्नलिखित में से कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है? शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर, यानी कि जोड़ जोड़ में जो दर्द होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गठिया। ठीक है, इसमें ऐंठन वगैरह होती है। 74 का राइट आंसर सी। 75, निम्न में से कौन संक्रामक रोग है? ठीक है, कौन सा संक्रामक रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज, डिप्थीरिया और कालाजार। इनमें से सभी जो है वो संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल, धान जो है वो एक प्रकार के खरीफ फसल है, बाकी मूंग, गेहूं, सरसों या एक रबी फसल के उदाहरण है। तो 76 का राइट आंसर बी। 77, 24D निम्न में से किसका एक सामान्य उदाहरण है? यानी कि 24D यह जो है एक प्रकार का खरपतवार नाशी है ना, जो कि यानी कि जो मुख्य फसल के अलावा जो अवांछित फसल उगते हैं उसको क्या कहेंगे? खरपतवार। तो खरपतवार को मारने के लिए यह एक प्रकार के 24D है, इसको खरपतवार नाशी है ना। 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, निम्न में से कौन भारतीय नस्ल की गाय है? ठीक है, तो भारतीय नस्ल की सभी गाय के प्रकार दिया हुआ है, भारतीय हो जाएगा थरपारकर। 78 का राइट आंसर ए। 79, निम्नलिखित में से कौन कुक्कुटों को होने वाले एक गंभीर संक्रामक रोग है? यानी कि इनमें से जो दिया हुआ है सभी रोग है, तो कुक्कुट में होने वाले एक गंभीर संक्रामक रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत। 79 का डी। 80, निम्न में से किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है ना, मोतियों का कल्चर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टर प्रजाति से मोतियों का संवर्धन यानी कि कल्चर किया जाता है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से 80 क्वेश्चन हल किए हैं, और यह आशा करती हूँ कि ये वीडियो और ये जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी टाइप का वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।